तो सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। देखिए, राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है, परंतु राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय के नौसारी अभिलेख में उन्हें रट्ठ कुल से संबंधित बताया गया है। और प्रारंभिक जो राष्ट्रकूट राजा थे वो वातापी के चालुक्य राजाओं के सामंत थे। 735 ईस्वी में चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा दंती दुर्ग को सामंत नियुक्त किया गया था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सामंत किसको नियुक्त किया गया था, दंती दुर्ग को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा किया गया था। 735 ईस्वी में दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के अंतिम राजा कीर्ति वर्मन द्वितीय को पराजित करके स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। दंती दुर्ग के द्वारा ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी, जिसकी प्रारंभिक राजधानी मयूरखिड़ी में थी, परंतु बाद में अमोघ वर्ष प्रथम ने मान्यखेत को राजधानी बनाया था। राष्ट्रकूट वंश के राजा सनातन, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के अनुयायी थे तथा राष्ट्रकूट वंश की राजकीय भाषा कन्नड़ एवं संस्कृत थी। तो चलिए अब यहां पर कर लेते हैं चर्चा। देखिए, 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के जो अंतिम राजा थे, जिनका नाम था कीर्ति वर्मन द्वितीय, तो कीर्ति वर्मन द्वितीय को पराजित करके स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। किसने? दंती दुर्ग ने। उससे पहले दंती दुर्ग क्या थे? एक सामंत थे। और दंती दुर्ग के द्वारा ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जिसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो मयूरखिड़ी में थी। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मयूरखिड़ी में थी, मान्यखेत में नहीं थी। मान्यखेत में राजधानी इनकी कब बनी? अमोघ वर्ष प्रथम ने मान्यखेत को पहले बसाया, इसके बाद उसने अपनी राजधानी बनाया था मान्यखेत को। तो ये मयूरखिड़ी कहाँ है? मयूरखिड़ी आधुनिक महाराष्ट्र में है। और मान्यखेत आधुनिक, इसका नाम मान्यखेत नहीं है, उसका नाम है मालखेड़ा, और ये कर्नाटक में है। लेकिन अगर आप इतिहास की किताबों में पढ़ोगे तो आपको वहां पे सोलापुर लिखा दिखाई देगा कि ये मालखेड़ा सोलापुर लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अगर चाहो तो इंटरनेट की सहायता ले सकते हो। राष्ट्रकूट वंश के राजा सनातन, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के अनुयायी थे। अगर आपको इसका प्रत्यक्षता प्रमाण देखना है तो आप एलोरा की गुफाओं में देख सकते हैं। एलोरा की गुफाओं में 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं और 13 से लेकर 29 तक सनातन है और 30 से लेकर 34 तक जैन गुफाएं हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण वहीं देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजकीय भाषा कन्नड़ एवं संस्कृत दोनों थी। तो यहाँ पे ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश के ऐतिहासिक स्रोतों की। ऐतिहासिक स्रोतों में सबसे पहले मैं बात करूंगा अभिलेख की। नंबर 1, एलोरा अभिलेख। देखिए, एलोरा अभिलेख, यह अभिलेख दंती दुर्ग का है और इसमें राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में चर्चा की गई है। नंबर 2, सामंतगढ़ लेख। देखिए, सामंतगढ़ लेख दंती दुर्ग का ही है और इसमें उनके प्रारंभिक जो जानकारी है शासनकाल की वो मिलती है, यानी कि दंती दुर्ग के शासनकाल की प्रारंभिक जानकारी इस लेख में मिलती है, सामंतगढ़ लेख में। बड़ौदा अभिलेख। देखिए, बड़ौदा अभिलेख कृष्ण प्रथम का है और इस अभिलेख में एलोरा के कैलाश मंदिर की सुंदरता के बारे में बताया गया है। नौसारी अभिलेख। देखिए, नौसारी अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है और ये इंद्र तृतीय का है, जिसमें राष्ट्रकूट राजाओं को रट्ठ कुल से संबंधित बताया गया है, यानी कि इनके कुल के बारे में इस अभिलेख में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे आपको 2 याद रखने हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो चारों महत्वपूर्ण है, लेकिन 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक एलोरा अभिलेख, दूसरा नौसारी अभिलेख। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साहित्य की। देखिए, साहित्य में भी राष्ट्रकूट राजाओं का जो इतिहास है वो मिलता है। नंबर 1, कवि राजमार्ग। इस ग्रंथ की रचना राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के द्वारा की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि अमोघ वर्ष के द्वारा
इसकी रचना की गई थी। किस ग्रंथ की? कवि राजमार्ग ग्रंथ की। अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति बहुत ही एक प्रमुख ग्रंथ है और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? शाक्तायन नामक कवि के द्वारा की गई थी इस ग्रंथ की रचना। नंबर 3 शांति पुराण। देखिए शांति पुराण की रचना एक कवि थे जिनका नाम था पौन्न, तो उनके द्वारा की गई थी। नंबर 4 आदि पुराण। आदि पुराण की रचना की गई थी जैन आचार्य जिनसेन के द्वारा। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कवि राजमार्ग और अमोघ वृत्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बहुत बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए इन्हें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये तो जानकारी थी ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, जिसमें मैंने अभिलेख और साहित्य दोनों की चर्चा की। अब बात करते हैं इनके राजाओं के बारे में। दंती दुर्ग। दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का पहला राजा माना जाता है। दंती दुर्ग का शासनकाल 753 से 758 ईस्वी के मध्य में था। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 735 ईस्वी में दंती दुर्ग को सामंत बनाया गया था। 735 में क्या बनाया गया था? सामंत। और 735 से 753 ईस्वी के मध्य तक वो एक सामंत के रूप में रहे, जो कि चालुक्य वंश के सामंत थे। वो 753 से 758 ईस्वी के मध्य में वो एक स्वतंत्र राजा के रूप में उन्होंने अपना शासन किया था। किसने? दंती दुर्ग ने। तो यहां पर मैंने स्वतंत्र राजा के रूप में जब उन्होंने शासन किया था तो वही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने 735 से 758 ईस्वी के मध्य में लिखा हुआ है, जो कि वो सामंत का भी शासनकाल जोड़ लेते हैं। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मयूरखिड़ी में बनाई थी। मयूरखिड़ी मैं आपको बता चुका हूं महाराष्ट्र में है। प्रारंभिक राजधानी थी ये इनकी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रकूट राजाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो मयूरखिड़ी में थी। दंती दुर्ग को चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन के द्वारा पृथ्वी बल्लभ की उपाधि प्रदान की गई थी। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि पृथ्वी बल्लभ की उपाधि जो दंती दुर्ग को प्रदान की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? कीर्तिवर्मन द्वितीय के द्वारा की गई थी। और कीर्तिवर्मन द्वितीय कौन थे? अंतिम चालुक्य राजा थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दंती दुर्ग ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां किसने धारण की थी? दंती दुर्ग ने धारण की थी। और दंती दुर्ग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिरण्य गर्भदान महायज्ञ का आयोजन भी करवाया था, जिसे महादान के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये चीजें इनकी याद रखनी है जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है।